गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और साथ में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। समकक्ष संस्थाएं हैं। केंद्र में जो स्थिति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की है, राज्य में बिल्कुल वही स्थिति महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की होती है। तो एक तरह से महान्यायवादी हम पढ़ लेते हैं तो राज्य के महाधिवक्ता को अपने आप हम जान जाते हैं, सब कुछ सेम है, बस केवल आर्टिकल चेंज करना होता है। तो उस लिहाज से मुख्यतः तो हमें अटॉर्नी जनरल की ही बात करनी है। महाधिवक्ता में हम देखेंगे कि सारी बातें बस वही कॉपी हो जाएंगी, अटॉर्नी जनरल वाली, आर्टिकल चेंज होंगे। टॉपिक पूरी तरह से प्रीलिम्स का टॉपिक है। मेंस में कभी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं इस टॉपिक से, मुख्यतः प्रीलिम्स का टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट जहां कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जितनी जरूरी बातें हमें जाननी चाहिए अटॉर्नी जनरल से जुड़ी हुई, उनकी हम चर्चा करेंगे। भाग 5 और अनुच्छेद 76। तो एक अनुच्छेद आर्टिकल 76 जो कि अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से ही संबंधित है, हालांकि दो और अनुच्छेद हैं, उनमें भी महान्यायवादी से जुड़े कुछ व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है। मूल रूप से आर्टिकल 76 जो महान्यायवादी को समर्पित है। और भाग 5 आप देखेंगे संघ की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है और महान्यायवादी कार्यपालिका का ही हिस्सा है, तो उसी में आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा की गई है। इस टॉपिक में जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे से कुछ सब टॉपिक, नियुक्ति कैसे होती है अटॉर्नी जनरल की, योग्यताएं क्या हैं, पद अवधि क्या है, क्या वेतन भत्ते सुविधाएं परिलब्धियां क्या हैं, कार्य दायित्व क्या होंगे, इसके शक्तियां क्या होंगी, क्या सीमाएं या मर्यादाएं होंगी इसके पद पे। ब्रिटेन के महान्यायवादी से तुलना करेंगे और हम देखेंगे कि केंद्र में महान्यायवादी के साथ साथ महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के पद भी होते हैं, तो वो क्या है। जनरली तो यही जानते हैं हम कि महान्यायवादी केंद्र में और उसके समकक्ष राज्यों में महाधिवक्ता का पद है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र में भी महाधिवक्ता होते हैं, हालांकि अंग्रेजी अलग अलग है। राज्य के महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल। केंद्र में भी महाधिवक्ता है, उसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। हिंदी दोनों के लिए एक ही है महाधिवक्ता, लेकिन अंग्रेजी में अंतर है। राज्य में एडवोकेट जनरल, जबकि केंद्र में उसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। तो देखिए एक एक करके ये टॉपिक क्या है। भाग 5 अनुच्छेद 76 जो कि हम बात कर रहे हैं कि जुड़ा हुआ है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। जो महान्यायवादी है, सबसे पहली लाइन देखिए आप, देश का मतलब भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एक तरह से कहें सरकार का सर्वोच्च वकील है, सरकार का सर्वोच्च विधि परामर्शदाता है,
विधि मंत्री तो होते ही हैं, राजनेता हैं, सहयोग के लिए विधि सचिव भी होते हैं। वो विधि मंत्रालय के नीति निर्माण से जुड़े कामों में सहयोग देते हैं। लेकिन जो ये अटॉर्नी जनरल है, ये एक तरह से सरकार का वकील है। सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा है, सरकार को किसी के खिलाफ मुकदमा करना है, तो सरकार के वकील के रूप में यही कोर्ट में उपस्थित होता है, सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। बाकी इसके कर्तव्य शक्तियां क्या हैं वो अभी आगे हम देखेंगे। तो देश का या भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। विधि अधिकारी पद की जो परिभाषा है वो विधि अधिकारी नियम और शर्तें नियमावली 1987 में बताई गई है। विधि अधिकारी नियम और शर्तें नियमावली बनी थी 1987 में। उसमें लॉ ऑफिसर या विधि अधिकारी की परिभाषा बताई गई। 3 अधिकारियों को उसमें विधि अधिकारी का दर्जा दिया गया। वो 3 अधिकारी कौन? तो एक तो यही देख रहे हैं आप, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, सर्वोच्च विधि अधिकारी। साथ में भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और साथ में भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 3 अधिकारी जिन्हें विधि अधिकारी की संज्ञा दी गई है, विधि अधिकारी नियमावली 1987 में। इन तीनों में जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी है वो हम बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाता है। तो याद रखने की बात है कि केंद्र में 3 विधि अधिकारी हैं। महाधिवक्ता केंद्र में भी है। अंग्रेजी इसके लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और राज्य में हिंदी महाधिवक्ता ही रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 76 जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल के लिए प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति कार्य तथा सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होगी, काम क्या होंगे, सेवा शर्तें क्या होंगी, उनसे जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 76 में। उसके अलावा आर्टिकल 88 और 105 इन 2 अनुच्छेदों में भी महान्यायवादी के पद से संबंधित कुछ अधिकारों एवं मर्यादाओं का उल्लेख है। आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों से जुड़े अधिकारों की चर्चा है। याद रखेंगे आर्टिकल 88, अभी आगे और हम देखेंगे वो प्रावधान। महान्यायवादी के संसद के सदनों और उसकी समितियों से जुड़े अधिकारों की चर्चा, और आर्टिकल 105 में महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा
उसे मिली प्रतिरक्षा की चर्चा की गई है। तो इस तरह से तो कुल 3 अनुच्छेद, जिसमें महान्यायवादी मिलेगा आपको 76 एक्सक्लूसिवली महान्यायवादी के पद से जुड़ा हुआ है। देखिए आप आर्टिकल 76 के अनुसार ही बात करें तो उसमें भी 76(1), जिसमें महान्यायवादी की नियुक्ति और योग्यता से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं। तो क्या प्रावधान देखें, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह मतलब एलिजिबल कोई भी व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आर्टिकल 76(1) में लिखा है। और किसकी नियुक्ति होगी, योग्यता क्या चाहिए, तो वो भी लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, लेकिन लगभग उसके समकक्ष होता है। इसकी योग्यता भी वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं तय की गई हैं। तो लिखा भी है नीचे, बात को और क्लियर कर दिया गया है कि महान्यायवादी के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए चाहिए। अर्थात उसके द्वारा भारत का नागरिक होना पड़ेगा और उसके साथ साथ 3 में से कोई एक योग्यता और आवश्यक होगी। भारत का नागरिक हो और उसके अलावा 3 योग्यताएं दिख रही हैं स्क्रीन पे आपको। 3 में से कोई एक योग्यता धारण करता हो। कौन सी 3 योग्यताएं? तो पहला है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव, और या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता मतलब न्यायिक मामलों का जानकार। तो 3 में से कोई भी एक योग्यता, 5 साल किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल वकालत की हो किसी उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का न्यायिक मामलों का जानकार हो। इन 3 में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करते हैं। आगे देखिए,
पद की अवधि क्या होगी, क्या पद परिलब्धियां, वेतन भत्ते क्या मिलेंगे। आर्टिकल 76(4) में प्रावधान है उससे जुड़ा हुआ, पदावधि परिलब्धियों से जुड़ा हुआ। तो देखिए आप, महान्यायवादी द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाएगा, और राष्ट्रपति का मतलब है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। चूंकि जस्ट अभी मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि राष्ट्रपति ऐसा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, हटाया भी जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से। जब तक प्रधानमंत्री चाहे तभी तक कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर रहता है। तो लिखा है, अर्थात महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा कार्यकाल निश्चित नहीं है महान्यायवादी का। जब तक राष्ट्रपति, मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहें तभी तक कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर काम करता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। मतलब इसके लिए भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति तय करें कि उसके वेतन भत्ते सुविधाएं क्या होंगी। वेतन के साथ प्रत्येक मामले में न्यायालय में पेश होने के लिए प्रत्येक पेशी के अनुसार अलग से भुगतान भी किया जाता है। तो एक तो फिक्स सैलरी तय कर देती है सरकार, वेतन भत्ते सुविधाएं तय कर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जब जब वो कोर्ट में सरकार के वकील के रूप में पेश होता है तो हर पेशी के अनुसार भी उसे भुगतान होता है। तो ये जनरली आप देखेंगे निजी मामलों में भी, आप हम कोई कोर्ट का केस चल रहा हो, वकील करते हैं, वकील जब डेट होती है कोर्ट आता है तो हर डेट के हिसाब से वो कुछ चार्ज करता है। एक तो फिक्स अमाउंट लेता है पूरे केस का, और बाकी जितनी डेट पे आएगा पर डेट जहां की जैसी सिचुएशन है, वकील जितना छोटा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करता है। तो यहां भी वही है कि एक तो फिक्स कुछ सैलरी हो जाएगी, और हर डेट पे जब ये उपस्थित होगा तो हर डेट का इसका कुछ चार्ज वो मिलेगा इसे। राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को पद से हटा सकते हैं। चूंकि ये पहले ही देख रहे आप कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो जब राष्ट्रपति चाहे पद से हटा सकते हैं। संविधान में महान्यायवादी को हटाने को लेके कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है। महान्यायवादी की सेवा शर्तों से संबंधित जो 1987 में नियम बने, उनमें व्यवस्था की गई कि उसे पद से हटाने के लिए कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं। 87 में जो नियमावली बनी महान्यायवादी वेतन सेवा शर्तों से जुड़ी नियमावली, उसमें प्रावधान हुआ कि कम से कम 3 महीने का अग्रिम नोटिस देकर ही महान्यायवादी को उसके पद से
हटाया जा सकता है। महान्यायवादी स्वयं पद छोड़ना चाहे तो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो ये तो हर आदमी की भाई अपनी मर्जी है कि हमें अब नहीं करना है काम। तो रिजाइन तो कोई कभी भी कर सकता है। प्रीलिम्स में पूछा जाता है कई बार इस तरह का प्रश्न कि किसे संबोधित करके त्याग पत्र देगा। महान्यायवादी को लेके भी और संस्थाएं, उपराष्ट्रपति किसे संबोधित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज किसे संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति किसे संबोधित करेंगे। अक्सर इस तरह के प्रश्न होते हैं एग्जाम में कि किसे संबोधित करके त्याग पत्र देंगे। तो वो इसलिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट एक होता है, ध्यान रखना है आपको कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र सौंपता है, मतलब टू द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट रेजिग्नेशन लेटर, और फिर जो भी लिखना है वो तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र। परंपरा है कि सरकार बदलती है तो महान्यायवादी त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से होती है, पूरी तरह से सरकारी वकील हैं। सरकार, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि महान्यायवादी का भी बदल जाना ही बेहतर है। तो सरकार कभी भी हटा सकती है, ये कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। जनरली परंपरा है कि सरकार बदलती है तो ये बदल जाते हैं, खुद त्याग पत्र देना पसंद करते हैं। तो ये तो कार्यकाल और वेतन भत्ते से जुड़े प्रावधान हैं। कार्य व दायित्व क्या होंगे इनके? महान्यायवादी की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्य दायित्व क्या होंगे? संविधान के अनुच्छेद 76(2) में उसके लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76(2) में प्रावधान है महान्यायवादी के कार्य दायित्वों से जुड़ा हुआ। भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य क्या, तो लिखे हैं, देखिए पॉइंट पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाए। भारत सरकार को विधि संबंधी वही कानूनी मामलों पर सलाह देना जिन पर सलाह मांगी जाए, जो विषय राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाए। विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाए। कोई और लीगल मैटर राष्ट्रपति सौंपता है तो कार्य करेगा। उन कार्यों को करना जो संविधान या किसी अन्य कानून के तहत सौंपे जाए। संविधान ने कोई काम सौंपे, संसद के किसी कानून से कोई काम सौंपे गए तो वो, और प्लस यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं तो न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना। आर्टिकल 143 में ये व्यवस्था है कि कोई लोक महत्व का मामला है, कोई कानूनी मसला उससे जुड़ा है, राष्ट्रपति उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना चाह रहे हैं, तो वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं, और वैसा मामला है तो फिर ये न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है। तो ये इसके कार्य दायित्व तय किए गए हैं।
कार्य दायित्व से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है कि अनुच्छेद 76 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में लाए गए मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको कि सरकारी वकील है, सरकार की तरफ से कोई मुकदमा हुआ, सरकार के खिलाफ किसी ने मुकदमा किया, तो सरकारी वकील के रूप में ये कोर्ट में उपस्थित होता है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों में भी भारत सरकार से संबंधित मामलों में उससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही मामले आते हैं सरकार से जुड़े हुए, तो फिर उपस्थित होता है। शक्तियां तथा मर्यादाएं क्या होंगी? आर्टिकल 76(3) में प्रावधान है उसके लिए, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में राइट टू हियरिंग या सुनवाई का अधिकार होगा। भारत के किसी भी कोर्ट में ये जा सकता है और अपनी बात कहे, इसे राइट है कि इसकी बात को सुना जाएगा। राइट टू हियरिंग या सुनवाई का अधिकार मतलब इसकी बात उस कोर्ट में सुनी ही जाएगी। आर्टिकल 88 देखें, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य हो की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार दिया गया है। संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है, उसकी कार्यवाहियों में भाग लेना और बोलने का अधिकार। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 88 की महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की बैठक में संसद का सदस्य नहीं होता महान्यायवादी, लेकिन संसद की बैठक में भाग लेता है। अक्सर प्रश्न हो जाता है, कूट वाला प्रश्न महान्यायवादी के बारे में, क्या क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठक में भाग लेता है। 4 ऑप्शन हो जाएंगे, सीएजी, महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त। तो महान्यायवादी ऐसा है कि संसद का सदस्य नहीं है किंतु संसद की बैठक में भाग लेता है। संसदीय समितियों का सदस्य भी इसे बनाया जाता है, उनकी बैठक में भाग लेता है, बोलता है, बस उसे वोटिंग राइट नहीं होता है क्योंकि वो सदस्य नहीं है। तो संसद के सदनों में उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता है। आर्टिकल 105 देखें, अनुच्छेद 105।
महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले सभी भत्ते एवं विशेष अधिकार मिलते हैं। संसद सदस्यों को जो भी भत्ते, प्रिविलेज या विशेष अधिकार मिले हैं वो सब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं। आर्टिकल 105। महान्यायवादी के पद की कुछ लिमिटेशंस या सीमाएं हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सके, कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या समस्या या जटिलता ना हो। तो क्या सीमाएं? वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। चूंकि सरकार का वकील है, सरकार के खिलाफ किसी को कुछ सलाह देना, बोलना नैतिक दृष्टि से भी भाई जायज नहीं है, तो नहीं कर सकता वो ऐसा। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कोर्ट में बोले जो बोलना है, कोर्ट के बाहर उस मामले में कुछ कमेंट करना नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। हम देखेंगे आगे। लिखा है नीचे कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। सरकारी वकील है लेकिन पूर्णकालिक वकील का दर्जा नहीं होता। वह एक सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। कहने का मतलब कि ये सरकारी वकील है लेकिन ये चाहे तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रख सकता